नमस्कार साथियों, मैं आकाश आदित्य भदोही क्लासेस से। और ये देखो, आप पीछे मेरे देख पा रहे होंगे तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई है बहुत लंबे समय अंतराल के बाद 2017 में वैकेंसी आई थी। 17 से 4 साल के अंतर में 21 में इसका पेपर हुआ है, पूर्ण काला गया था। और 21 के बाद से देखो 22 खाली, 23 और 24 और 25 के मिड में वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के लिए बहुत सारे टीचर्स, हम हो या और भी बड़े टीचर्स हों, सभी लोग इसका प्रयास कर रहे थे। आज जब इसका ट्विटर कैंपेन हुआ है तो ट्विटर कैंप तो सरकार ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं ऊपर सिंबल बना हुआ है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद सरकार ने डाला हुआ है कि वैकेंसी आ चुकी है। इसमें देखो जो पोस्ट के बारे में बेटा बताया गया होगा, इसका देखो पोस्ट है 4543 पोस्ट है। यूपी पुलिस यूपी पुलिस हैज अनाउंस 4545 फ्रेश वैकेंसी, सबसे खास बात है। और वैकेंसी बेटा है का है कि सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की, ठीक है। सबसे खास बात है बेटा, ये अभी लेटेस्ट एग्जाम होना है 2025 में, उसकी वैकेंसी हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें हमें 3-4 बातों में बात करनी है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या इसका फिजिकल, क्या इसका मेडिकल, इसके सब सारी बातों पे व्यवस्थित बात करते हैं। से पहला मैं क्या बता रहा हूँ, एग्जाम नेम मैं बता रहा हूँ यूपी पुलिस एग्जाम के बारे में। इसका जो सिलेबस है, ये जो एग्जाम लेवल होता है, एग्जाम के तक स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट क्यों, जैसे हम पेपर देते हैं सीजीएल का, इसको कंडक्ट कराती है बेटा केंद्र सरकार, लेकिन जो अपना है इसे कराएगी यूपी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का। जिसका मोड एग्जाम बेटा ऑनलाइन मोड पे होगा। उसकी वैकेंसी बेटा 4545 पोस्टें बेटा इसकी आ चुकी, अभी आज ही आई हैं। और लगभग 2 लाख बच्चों ने इसका ओटीआर कर भी। ओटीआर क्या है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में बेटा मैं आपको आगे बता दूंगा कि ओटीआर क्या है। अभी देखिए, सबसे खास बात, ये पेपर कितने घंटे में होगा, तो उसमें स्पष्ट लिखा है बेटा क्या घंटे में, 2 घंटे में। पेपर की जो ड्यूरेशन है बेटा, समय अवधि है वो कितना, 2 घंटा है। फिर सवाल बनता है इसमें कितने क्वेश्चंस आएंगे, प्रश्न होंगे। तो बेटा क्वेश्चन कितने होंगे, 160, इसमें 160 क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर बेटा कितना होगा, 400। तो देख सकते हैं अगर चार मतलब 160 क्वेश्चंस आने हैं, इसका मतलब एक क्वेश्चन बेटा कितने नंबर का है, 2.5 नंबर का होगा। सबसे खास बात, इस एग्जाम की सबसे बेटा खास बात है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग बेटा होगा, कि नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें किसी भी प्रकार की बेटा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और क्वालिफाइंग मार्क्स बेटा क्या है कि मिनिमम 35% मार्क्स तो बेटा चाहिए होगा। आगे देखते हैं। अच्छा, ये सारी की सारी जानकारी बेटा आप इस वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है बेटा, ये 3 चरण में है बेसिकली, वो 3 चरण देख सकते हैं। पहले आपका बेटा ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट का मतलब पहले आपने पेपर दिया, इसको रिटन टेस्ट कहते हैं। उसके बाद से बेटा क्या होगा कि आपका मेडिकल होगा, कि पेपर दिया आपने, रिजल्ट आया, उसके बाद से बेटा मेडिकल होगा। और मेडिकल के बाद से बेटा आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद आपका डीबी होगा। 4 चरण लीजिए। पहले आपका पेपर होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका फिजिकल होगा, रनिंग से रनिंग के। उसके बाद से आपका डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बाकी सब हो जाए। इसके आगे देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है एग्जाम। अब बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न की। इसका पैटर्न बेटा क्या है, द एग्जाम विल बी डिवाइड टू 4 सेक्शन। ये 4 सेक्शन कौन से हैं, अब वो समझिए बेटा बहुत ध्यान से। पहला, ईच करेक्ट क्वेश्चन कैरी 2.5 नंबर। ये मान के चलिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2.5 नंबर मिलेगा। अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो उसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलेगा। आगे देखिए, सबसे बेहतरीन बात बेटा इस एग्जाम की क्या है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जैसे आपने पेपर दिया होगा कांस्टेबल का, कांस्टेबल नेगेटिव मार्किंग, पेपर देते सीजीएल का है, सभी में नेगेटिव मार्किंग है अपने अपने से। इस एग्जाम की सबसे खास बात बेटा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्क। फिर समय अवधि मैं पहले बता चुका हूँ, समय बेटा कितना घंटा होगा, 2 घंटा। आगे देखते हैं,
मन में चल रहा होता है कि इसमें क्या क्या आएगा, एग्जाम पैटर्न में क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए बेटा कि हमें सब्जेक्ट पे जनरल हिंदी आएगी। हिंदी के भी कितने क्वेश्चन बेटा, 40 क्वेश्चन, और नंबर बेटा कितना होगा, 2.5। तो मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, मतलब प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको 100 नंबर मिलेगी। आप चाहे बात करो बेटा हिंदी पे, चाहे बात करो बेटा जीएस पे। जीएस में जैसे ये देखो जी के दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया, संविधान दिया गया, राज्य व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर दिया गया। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी, और साथ में दिया गया बेटा मानसिक अभिरुचि, से कहते हैं मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि हो गया, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंस, और नीचे लिखा होगा रीजनिंग एबिलिटी। मतलब ये सेक्शन बेटा मैथ्स का हो गया, और इस सेक्शन बेटा काय का हो गया, रीजनिंग का हो गया। ध्यान दीजिए बेटा, मैथ्स के सेक्शन में भी 40 क्वेश्चन है, और रीजनिंग के सेक्शन में भी कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन। मतलब प्रत्येक सेक्शन में आपको 4-4 क्वेश्चन, 40-40 क्वेश्चन मिलेंगे। और हर सेक्शन में नंबर बेटा कितना होगा, 100 नंबर, 100 नंबर, 100 नंबर, टोटल पूरे 400 नंबर। और समय कितना घंटा, 2। आगे देखिए, ये जो दिया, बात करते हैं बेटा इसका सिलेबस के बारे में। जो इसका सिलेबस है हिंदी का, ये आपके अंशुल सर बताएंगे। जो भी यह सिलेबस है वो शायद ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे कि क्या कैसा है। आइए हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 40 क्वेश्चन पूछने हैं, और 40 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का है। और 2.5 नंबर का होगा तो हम कह सकते हैं कि 100 नंबर का मेरा एक सब्जेक्ट। तो कहेंगे मेरे लिए एक एक क्वेश्चन मस्ट है, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली वो 2.5 नंबर है। और 2.5 2.5 नंबर करके जो 100 नंबर की जो हिंदी आती है, 100 नंबर की हिंदी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएं। आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे सामने ये सारे के सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। हिंदी के पूरा सिलेबस है, कितने हैं, 21 हैं। ये जो सिलेबस आप देख रहे हैं ना हिंदी का, 21 टॉपिक्स, एक्चुअली जो 21 टॉपिक्स आपका सिक्वेंस वाइज नहीं है। सिक्वेंस वाइज क्या होगा, एक व्यवस्थित रूप से नहीं है। व्यवस्थित रूप से मैं समझाता हूं आपको कैसे। क्योंकि जब हम हिंदी को पढ़ेंगे, हिंदी नहीं, सामान्य हिंदी, जब हम सामान्य हिंदी पढ़ेंगे तो सामान्य हिंदी के होते हैं बाबू 3 पोर्शन। उनमें सबसे पहला जो पोर्शन आएगा, सबसे पहला पोर्शन आता है हिंदी व्याकरण। व्याकरण, तो जब हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे तो दूसरे नंबर पे जो पोर्शन आता है उसे हम लोग कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार या शब्द रचना। और तीसरे नंबर पे आता है जिसे हम लोग कहते हैं साहित्य। ठीक है। तो जब हिंदी व्याकरण की हम लोग चर्चा करेंगे तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसे हम लोग कहते हैं हिंदी भाषा का विकास। एक्चुअली सामान्य हिंदी के बाद ही, अब सामान्य हिंदी में सबसे पहला जो टॉपिक आता है उसे हम लोग हिंदी भाषा का विकास पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग, लेकिन मैं स्पेशली व्याकरण के जस्ट पहले एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। व्याकरण के जस्ट पहले मैं पढ़ाता हूँ हिंदी भाषा का विकास। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं व्याकरण में ही इसको इंक्लूड करूंगा। बहुत सारे टीचर्स जो है इसको अलग समझते हैं, लेकिन मैं इसको अलग नहीं समझूंगा। तो सबसे पहला पढ़ा जाता है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का, जब हिंदी भाषा का विकास पढ़ेंगे तो इसी के अंतर्गत एक टॉपिक आ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं, अगला फिर आ जाता है आपका वर्णमाला। वर्णमाला के बाद ही हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसे कहते हैं शब्दकोश। एक टॉपिक आ जाता है, इसे हम लोग कहते हैं संज्ञा। जब हम संज्ञा पढ़ेंगे तो संज्ञा के साथ 3 टॉपिक को पढ़ा जाता है, इसे कहते हैं। फिर आता है वचन, फिर आता है अगला कारक। जब ये 3 टॉपिक हो जाएंगे तो फिर संज्ञा के बाद पढ़ा जाता है सर्वनाम। सर्वनाम के बाद पढ़ा जाता है आपका क्रिया को, सॉरी विशेषण को। सर्वनाम के बाद पढ़ा जाएगा विशेषण को। विशेषण के बाद पढ़ा जाएगा क्रिया को। जब हम क्रिया को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा,
जब क्रिया को पढ़ेंगे तो क्रिया के साथ 3 टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन कौन से? सबसे पहले पढ़ा जाएगा काल को, और काल के बाद पढ़ा जाएगा ये 2 टॉपिक, सॉरी। जब क्रिया हो जाएगा तो फिर क्रिया के बाद एक टॉपिक आता है, इसे हम लोग कहते हैं अव्यय। तो जब अव्यय को हम लोग पढ़ेंगे, तो मैं अव्यय कहता हूं, बहुत सारे बच्चे जो है इसको आव्यकारी के रूप में भी जानते होंगे। जब अव्यय या आव्यकारी पढ़ेंगे तो आव्यकारी होते हैं 4। कौन कौन से? मैं ऊपर स्लाइड करता जाता हूं ताकि आप लोगों को ना हो। जब अव्यय हम लोग पढ़ेंगे तो अव्यय में सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। फिर आ जाता है आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद आ जाता है आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद एक टॉपिक आ जाता है, हम कहते हैं विस्मयाधि बोधक, विस्मयाधि बोधक। सारे के सारे अव्यय, विस्मयाधि बोधक अव्यय। बहुत सारा बच्चा कहता होगा भैया चौथे नंबर पे मैंने एक पढ़ा था, उसे हम लोग कहते हैं निपात, हमारे सर ने समझाया था। बिल्कुल समझाया था, लेकिन निपात को हम लोग पर इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि आव्यकारी शब्द बाबू कितने हो? सिर्फ और सिर्फ 4। जब अब अव्यय हम लोग पढ़ लेते हैं तो कुछ टॉपिक्स और आ जाते हैं, जैसे जैसे एक टॉपिक आता है विराम चिन्ह। जब विराम चिन्ह पढ़ेंगे तो एक टॉपिक आता है, इसे कहते हैं वर्तनी, कहेंगे उसे हम लोग वर्तनी। वर्तनी मतलब शब्द शुद्धि। जब वर्तनी पढ़ेंगे तो उसके बाद एक टॉपिक आता है वाक्य, और जब वाक्य को पढ़ेंगे तो एक टॉपिक और आ जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं वाक्य शुद्धि। ये जो सारा का सारा जो सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस आप यहां से देखिएगा। वाक्य शुद्धि, वाक्य, वर्तनी, विराम चिन्ह, निपात, विस्मयादि, अव्यय मतलब क्रिया। उसके बाद फिर आ जाता है विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, वर्णमाला। ये दुनिया भर का जितना भी आपका सब्जेक्ट है वो टॉपिक्स हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके काहे के हैं? हिंदी व्याकरण। आप यहां से मैच कर सकते हैं, याद रहेगा। कुछ टॉपिक्स और इंक्लूड हो जाते हैं, जिन टॉपिक्स को हम लोग कहते हैं संधि। फिर आता है समास, फिर आ जाता है आपका रस, रस के बाद आता है आपका छंद, छंद के बाद आ जाता है संधि, फिर रस, छंद और अलंकार। एक पोर्शन आता है जिसे हम लोग कहते हैं शब्द विचार। शब्द विचार में सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आपको पर्यायवाची, जिसे हम लोग कहते हैं समानार्थी शब्द, पर्याय। अगला टॉपिक आता है आपका विलोम शब्द, जिसे हम लोग कहते हैं विपरीतार्थ, विपर्याय, विलोम शब्द। विलोम शब्द के बाद आता है आपका समश्रुति या श्रुति सम भिन्नार्थ, श्रुति सम भिन्नार्थ। अगला आ जाता है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला आ जाता है आपका मुहावरे एवं मुहावरे चीजों के टॉपिक हो गए, पर्यायवाची, विलोम शब्द, श्रुति। एक और टॉपिक आता है जिसे कहते हैं अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। ध्यान रखिएगा, इसमें मैं 2 टॉपिक भूल गया, उसे कहते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और, ये आपका टॉपिक है, ये आपका व्याकरण का है, ये आपका किस चीज का है? पूरा का पूरा वोकैबुलरी का, जिसे हम लोग कहते हैं शब्द विचार। जब और देखेंगे, जब साहित्य की बात करेंगे तो साहित्य में बाबू आते हैं हमारे 4 पोर्शन, 3-4। कौन कौन से? सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा कवियों के बारे में, कवि। तो जब कवि को पढ़ेंगे, उन्हीं कवि को हम लोग कहते हैं तो जब लेखक को पढ़ेंगे तो कहेंगे साहब उनकी रचनाओं को पढ़ना पड़ेगा। कवि हैं तो उन्होंने रचनाएं भी, तो जब रचनाएं लिखी हैं तो उन रचनाओं को पुरस्कार भी मिला होगा, तो हमको पढ़ना पड़ेगा पुरस्कार। चीज को पढ़ना पड़ेगा पुरस्कार, चीजों के। तो कवि, लेखक,
रचनाएं एवं उनकी पुरस्कार। फिर एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग कहते हैं गद्य। गद्य भी कहते हैं, इसे अपठित गद्यांश भी कहते हैं, या कहेंगे गद्य, या उसको अपठित, या जैसे हम लोग कहते हैं गद्यांश कहते हैं। गद्यांश के 3 क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी 5 भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे हम अपठित बोध, ये सारा का सारा सिलेबस आपका है, इसे आपको पढ़ना है। तो थोड़ा टुकड़ों में है, आप थोड़ा मैच करते जाइए पूरा। जैसे अब मैं इसको डिस्कस करता हूँ। जब मैं इसको डिस्कस करूंगा तो सबसे पहले भारतीय भाषाएं हो गया, वर्णमाला हो गया, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या क्या है वो सारा का सारा मैंने बताया आपको। हिंदी व्याकरण हो, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, एकार्थक हो, पठित बोध, इसी को हम लोग कहते हैं गद्य। तत्सम तद्भव हो गया, तत्सम तद्भव, तत्सम तत्सम तद्भव, तत्सम तद्भव हो गया। उपसर्ग प्रत्यय हो गया, संधि समास, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, लोकोक्ति, इसका मतलब होता है वर्तनी। वर्तनी, वर्तनी, वाक्य संशोधन हो गया, कारक हो गया, लिंग हो गया, वचन हो गया, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में मिलने वाले सारे के सारे पुरस्कार। ये सारे के सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग सारी चर्चाएं, और इन्हीं से ही आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 100 नंबर की जो, आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो सिलेबस में इतना भी चीज़ें होंगी, अगर उनको आप एक बार पढ़ लेते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। मैं सारे क्वेश्चंस को, सारे टॉपिक्स को एक एक करके कवर कराऊंगा अपने बैच में। बाकी तैयारी करते रहिए, चीज़ें आपको और बेहतर मिल जाएंगी। थैंक यू। बाकी मैं आगे ये जो जीएस का सिलेबस है, इस से हिंदी का सिलेबस जैसे अंशुल भैया बता पाएंगे, अंशुल सर, से आपका जीएस सिलेबस विकास भैया बताएंगे, आप देख सकते हैं। ये हमारे जीएस का सिलेबस है। इस जीएस के सिलेबस में 2 पार्ट हैं। एक पार्ट जनरल नॉलेज का है, एक पार्ट जनरल नॉलेज का है, और दूसरा लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में दिया हुआ है। तो 2 पार्टों में डिवाइड है हमारा सिलेबस। ऊपर वाला पार्ट है सामान्य ज्ञान का पार्ट है, दूसरा वाला है संविधान के बारे में। तो दोनों के बारे में जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती है समझने में, तो उसको डिस्कस कर लेंगे। बाकी इंग्लिश मीडियम के छात्र तो आसानी से समझ लेंगे, फिर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। जैसे मान लेते हैं, ये माना हम ये जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा देखेंगे। इसमें सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्री, यानी इसमें कहा गया है कि भारत और उसके पड़ोसी देश, इनके बारे में हमें पढ़ना है कि भारत और भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, और हम इनके बारे में ये भी पढ़ना है कि भारत और उनके पड़ोसी देशों के आपस में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, और कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, इनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा लिखा हुआ है साइंटिफिक प्रोग्रेस, यानी वैज्ञानिक प्रगति एंड डेवलपमेंट, और विकास, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हमको। बाकी थर्ड में आइए आप, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड, यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, हमको इनके बारे में पढ़ना है, कौन कौन से राष्ट्रीय पुरस्कार हैं और कौन कौन से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। बाकी ये आगे लिखा है इंडियन लैंग्वेज, यानी कि भारतीय भाषाएं, यानी भारत में कितनी भाषाएं हैं, कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता दी हुई है, कितनी भाषाएं हैं, कौन सी राज्य की भाषा कौन कौन सी है, किस, ये इसके बारे में पूरा हमको डिटेल पढ़ना पड़ेगा। अगला पार्ट बताता है, इसमें दिया गया है, इसमें बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि कौन कौन सी किताबें हैं और उनके लेखक कौन कौन से हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। आगे स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, कैपिटल एंड करेंसी, यानी कौन, कैपिटल एंड करेंसी, यानी कि राजधानी और करेंसी, यानी कि पूरे देश में कौन कौन सी राजधानियां हैं और उनकी मुद्राएं क्या क्या हैं, देश, उनकी राजधानी और उनकी मुद्राएं, इनके बारे में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। बाकी हम डिटेल जब हम क्लास करेंगे तो बाकी पूरा डिटेल हम इसका समझेंगे। अभी से हमको ये समझना है इसमें आना क्या क्या है। आगे इसमें लिखा है स्पोर्ट्स एंड इम्पोर्टेंट एथलीट्स, यानी खेल के बारे में पढ़ना। तो ये हमारा जनरल नॉलेज का पार्ट हो गया। बाकी हम देखते हैं लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के बारे में क्या क्या हमको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन राइट्स, पहला पार्ट है, इसका मतलब होता है मानवाधिकार,
ह्यूमन राइट्स यानी मानव के कौन कौन से अधिकार हैं। फॉर एग्जांपल हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जैसे हमको ये पढ़ना है कि यदि कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उसके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल समान शिक्षा, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार। फॉर एग्जांपल उसके साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, इसका अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। बहुत सारे ऐसे कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं जो व्यक्ति के पास होने चाहिए, उनके सारे ह्यूमन राइट्स के बारे में हमको पढ़ना है। आगे देखते हैं ट्रैफिक रूल्स यानी कि ट्रैफिक नियम, इसके बारे में डिस्कस करना है। फिर तीसरा आता है नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, राष्ट्रीय सुरक्षा के कौन कौन से मुद्दे हैं। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के कौन कौन से मुद्दे हैं, जैसे इसमें क्या पढ़ना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम कि आतंकवाद से रिलेटेड कहाँ से जैसे कोई अटैक, साइबर अटैक होने वाला है, आतंकवादी अटैक होने वाला है, तो उससे देश की सुरक्षा कैसे की जाए। मान लीजिए कोई आपदा आने वाली है, तो कौन कौन से, जैसे आपदा आई है तो उस आपदा से उसके बारे में कैसे निपटें, उस आपदा के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उससे कैसे निपटें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं इनके बारे में पूरा हम लोग बाकी डिटेल में डिस्कस करेंगे, हमको ये पढ़ना है। अभी देखते हैं प्रिंसिपल क्राइम्स एंड पनिशमेंट यानी कि अपराध और उसका दंड, हमको इसके बारे में डिस्कस करना है कि कौन कौन से अपराध हैं और उसके लिए कौन सा दंड, इनके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको। यार अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसके लिए कौन सा दंड निर्धारित किया जाएगा, कौन सी धारा इस धारा के साथ क्या है, पूरा इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद लिखा है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यानी कि सेल्फ डिफेंस यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार, कि हमें आत्मरक्षा का, अपने आत्मरक्षा के लिए हमें कौन कौन से अधिकार कौन संविधान में दिए गए हैं, उनके बारे में पूरा डिटेल हमको पढ़ना है कि हमारे आत्मरक्षा के लिए कौन कौन से अधिकार संविधान प्रोवाइड कराए हैं, पूरा डिटेल हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आगे देखते हैं बेसिक लीगल नॉलेज, हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बुनियादी ज्ञान के बारे में पढ़ना है। बेसिक लीगल नॉलेज का मतलब है बुनियादी ज्ञान, है ना। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत का संविधान, हमें इसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा, संविधान के बारे में। आगे देखें इसमें लिखा है ऑब्जेक्टिव एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि इसके पहले तो भारतीय संविधान के बारे में उसकी पृष्ठभूमि, उसका परिचय, उसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा। इसके बाद इस संविधान के कौन कौन ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, इस संविधान के क्या क्या उद्देश्य हैं और उसके फीचर्स यानी क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। फॉर एग्जांपल संविधान का उद्देश्य, हमने हमारे देश में संविधान लागू करने के लिए क्या क्या उद्देश्य, मतलब क्यों लागू किया गया, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, संविधान सभा के बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है हमको। संविधान के बारे में पूरा पढ़ना है, उसकी विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं, कितने दिन में बना, कब लागू हुआ, और पूरा डिटेल इसके बारे में जानेंगे हम लोग। आगे देखते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार, हमको संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस करना है। फंडामेंटल राइट्स, कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में पहले कितने मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जैसे जब हम डिटेल पढ़ेंगे तो बताएंगे पहले 7 मौलिक अधिकार थे, अब कितने मौलिक अधिकार हैं, अब 6 बचे हैं। एक मौलिक अधिकार जो पहले संपत्ति का अधिकार था, अब वो उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, ऐसा क्यों किया गया है, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे, है ना, कि वो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया है, पूरा डिटेल वहां हम जाके जब हम लोग पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके बाद इसमें आएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी इसमें हमको देखना है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है, पढ़ेंगे तब जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि संविधान में कौन संशोधन किए गए हैं, प्रत्येक संशोधन के बारे में पढ़ना है। पहला संविधान का पहला संशोधन, दूसरा संशोधन, 44 में, ऐसे करके बहुत सारे जितने भी संशोधन अभी तक हमें पूरा पढ़ना है, संविधान में किए गए हैं। आगे देखते हैं ऑल इंडिया सर्विस के बारे में पढ़ना है। लॉ रिलेटेड टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन, हमें ये बहुत मतलब महिलाओं और बच्चों से संबंधित कौन कौन से कानून और नियम बनाए गए हैं, या बच्चे और महिलाओं से संबंधित कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं, इनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है हमको। आगे देखते हैं फिर एक आगे बचा है SC ST रिजर्वेशन लॉ
यानी कि SC ST के लिए जो आरक्षण का SC ST के लिए जो आरक्षण के कौन कौन से नियम हैं के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे। आगे देखते हैं, इन्वायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन लॉ। इसका मतलब है कि पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के कौन कौन से नियम और सिद्धांत हैं, इनके बारे में पूरा, ये हमारा सिलेबस था। आई होप थोड़ा सा समझ आया होगा। बाकी हम जब हम पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, जनरल नॉलेज और ये संविधान वाले पार्ट में। ये आई होप संविधान वाला भी पार्ट हमने अच्छे से समझा है। बाकी डिटेल, बाकी अब इसके बाद, और ये देखो जो मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स, उस पे बात करते हैं बेसिकली कि क्या क्या आना। बहुत बेटा थोड़ा व्यवस्था ढंग से देखना। जैसे इसमें पहला टॉपिक बेटा क्या आएगा, नंबर सिस्टम। कहने को ये नंबर सिस्टम है लेकिन काफ़ी ब्रॉड सेक्शन है। जैसे इसमें बेसिकली बात बेटा क्या होती है, जैसे मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ संख्या। नंबर सिस्टम में पहले बेटा क्या होगी, संख्या। संख्या के बाद आपको देखना है कि इसका नंबर ऑफ जीरो बेटा क्या होगा, संख्या, नंबर ऑफ जीरो, इकाई का अंक। जैसे संख्या पद्धति में नंबर ऑफ जीरो बेटा इकाई का अंक। और आपका बार कंसेप्ट हो गया बेसिकली, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, शेषफल फिर, और क्रमागत शेष हो गया। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हैं। प्रत्येक टॉपिक को बेटा आपको व्यवस्थित ढंग से पढ़ाया जाएगा। नंबर सिस्टम हो गया। फिर दूसरा टॉपिक बेटा हो गया सिंप्लीफिकेशन। हालांकि पढ़ाना तो चाहिए बेटा रेशियो। एक दिया है लासा मासा, आगे दिया है बेटा यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ। आप इसको बहुत ध्यान समझिए। यूज ऑफ टेबल ग्राफ का मतलब बेटा ये पूरा का पूरा सेक्शन बेटा डीआई। डीआई का मतलब हो गया बेटा डाटा इंटरप्रिटेशन। जैसे ये भी चार हिस्से में बटा हो, वो चार हिस्सा बेटा कौन सा वो समझो। जैसे आपका सबसे पहले बेटा होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट का जो हिस्सा होगा वो इसी के अंतर्गत पढ़ना है आपको। दूसरा वाला बेटा हो गया टेबुलेशन। टेबुलेशन का मतलब हो गया बेटा सार्डियन, ये आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। हेटिंग मत जाइए बेटा। तीसरा जो आपका होगा वो होगा आपका बार ग्राफ, दंड आलेख। बार ग्राफ भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। चौथा बेटा आपका होगा लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। और पांचवा बेटा आ गया आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम को भी आपको इसी के अंतर्गत पढ़ना है। ये काफ़ी ब्रॉड सेक्शन है और सवाल बेटा आपका यहाँ से पक्का मिलेगा। पाई चार्ट, टेबुलेशन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और हिस्टोग्राम। अच्छा, बहुत ध्यान से। आप नंबर सिस्टम देख चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन देख चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ देखें। ये ग्राफ डी आई का हो गया। ये डेसिमल ऑफ फ्रैक्शन, इसमें बार कंसेप्ट का एसआईसी में आएगा। भिन्न आएंगे, जैसे उचित भिन्न क्या है, सारा का सारा आप देख सकते हैं मैथ्स का। कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब हो गया एसआई और बेटा सीआई। एसआई और सीआई का हिस्सा बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें एसआई और सीआई का हिस्सा ना दिया गया। एसआई सीआई हो गया पार्टनरशिप मतलब साझेदारी, प्रॉफिट लॉस हो गया बेटा लाभ हानि, और हो गया डिस्काउंट, और ये लिखा है टाइम एंड वर्क। आगे जाके देखेंगे बेटा, इसमें लिखा है डिस्टेंस। अब वो समझो थोड़ा। जैसे वैसे यहाँ डिस्टेंस ना होके बेटा होना चाहिए स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड मतलब मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में एस टी डी, एस और टी और डी, मतलब स्पीड टाइम डिस्टेंस। स्पीड टाइम डिस्टेंस इतना ब्रॉड सेक्शन है, इतना कि बाकी टॉपिक जैसे जितना ब्रॉड नंबर्स है उतना ब्रॉड स्पीड टाइम डिस्टेंस है। और स्पीड टाइम डिस्टेंस के अंदर आपको चार सेक्शन पढ़ने हैं बेटा बेसिकली। जैसे आपका एस टी डी तो है, इसी के अंतर्गत आपको बेटा ऐसा पढ़ना है। इसी के अंतर्गत आपको नाव धारा पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम। या प्रत्येक टॉपिक अपने आप में बेटा बहुत सेम। और एक नया टॉपिक बेटा आना आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, बोट और स्ट्रीम। स्ट्रीम, स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम, और साथ में बेटा क्या हो गया रेस। ये चारों एक्शन पढ़ने आपको। इसके बाद बेटा लिखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर लिखा है परसेंटेज, और नीचे लिखा है बेटा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन का जो हिस्सा है इसमें 2D और 3D बेहतरीन ढंग से आप सारे के सारे टॉपिक व्यवस्थित ढंग से मुझसे पढ़ सकते हैं। इसमें जो टॉपिक छूट गया बेटा, एक टॉपिक छूट गया इसमें पाइप एंड सिस्टम। इसमें टॉपिक छूटा बेटा पाइप एंड सिस्टम, जो बहुत मन से पढ़ना है, टाइम वर्क का हिस्सा हो गया। दूसरा छूट गया बेटा इसमें एज प्रॉब्लम, एज आयु। तीसरा इसमें जो टॉपिक बेटा छूट गया सर्ट एंटाइसिस, घातांक और कर्ण। तो ये तीन चलना है, मतलब एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन और चार और पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12 और 13, 14, 15 और 16, 17, लगभग 19 से 20 टॉपिक आपको मैथमेटिक्स में कंप्लीट। ये तो मैथमेटिक्स हिस्सा ये तो कंप्लीट करना है, लेकिन इसी के साथ साथ बेटा आपको और ये देखना है कि
जो नए नए टॉपिक इंक्लूड हो रहे हैं जिनका जिक्र कहीं नहीं है, लेकिन वो पक्का एक ही सवाल पूछे। जैसे पहला पूछेगा समुच्चय का। समुच्चय का मतलब आपने पढ़ रखा हो 11th क्लास में सेट थ्योरी। सेट थ्योरी से बेटा सवाल पक्का आना है, सवाल सेट थ्योरी। दूसरा आपको पढ़ना है पीएनसी। पीएनसी का मतलब हो गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय। ये दोनों ही टॉपिक बेटा 11th क्लास के हैं। हाँ, सेट थ्योरी बेटा समुच्चय, और पीएनसी मतलब परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन मतलब क्रमचय और संचय। तीसरा वाला बेटा पढ़ना है प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता। ये तीन टॉपिक पे तो आपको, और चौथा आपको पढ़ना बेटा सांख्यिकी। चौथा आपको पढ़ना सांख्यिकी, जिसमें आपको पढ़ना है मीन, मोड, मीडियन, परास, रेंज, सारे के सारे मिले। मतलब मैं कह सकता हूँ नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे के सारे टॉपिक आपको इसी में बेटा पढ़ना। मुझे लगता है कि मैथ्स का हिस्सा इतना ब्रॉड है कि शायद इसमें पकड़ बनाने की बेटा बहुत आवश्यकता है ना, मैथ्स सून है। आगे जाके बेटा ये देखेंगे रीजनिंग का हिस्सा दिया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। जैसे पहला टॉपिक दिया बेटा बेन आर, दूसरा दिया सिंबल रिलेशन। मतलब एक एक टॉपिक अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो काफ़ी मुश्किल पड़ेगा। इनफैक्ट अगर मैं अपनी भाषा में लिखना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। ये शुरुआत करें बेटा, आपका आपका कैलेंडर है बेटा, कैलेंडर है, क्लॉक है, डाइस है, कैलेंडर, क्लॉक। मैं लिख देता हूँ टॉपिक। इसमें लिखेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। जैसे कैलेंडर है बेटा, इसमें नहीं लिखा होगा। क्लॉक है, इसमें नहीं लिखा होगा। कैलेंडर है, क्लॉक है, डाइस है। तो मुख्य रूप से आपका हो गया एक एनालिटिकल। ये एनालिटिकल, इसमें लिखा होगा एनालिटिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा इसका। इसमें क्या पढ़ना होता है, चार हिस्सा, बहुत ध्यान से। कथन तर्क बेटा, कथन तर्क, कथन पूर्वधारणा, कथन तर्क, कथन पूर्वधारणा, कथन निष्कर्ष बेटा, और न्याय। चार हिस्सा तो आपको पढ़ना ही पढ़ना। और कथन का इस सिलेबस को आप देखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस को, तो आप समझ नहीं पाएंगे। एनोलॉजी मतलब सादृश्यता। सादृश्यता बेटा बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। मतलब मैं कहूँगी कैलेंडर, क्लॉक, डाइस और सादृश्यता, ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, डायरेक्शन है, आपका फिगर फॉर्मेशन है, और जो आपका नॉन वर्बल का जो हिस्सा है बेटा, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, सारे के सारे हिस्से में आपको बेहतरीन ढंग से, इतना मुझसे हो सकता है सिखाने का प्रयास करूंगा। ताकि यहाँ देखें तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसा होगा। आगे का ये जो लिखा है वैसे ही लिखा हुआ। अच्छा, नीचे ये जो लिखा है बेटा मानसिक अभिरुचि, जिससे रीजनिंग मैथमेटिक्स पूरा पढ़ रखे, उसके बाद मानसिक अभिरुचि का जो हिस्सा है वो 40 क्वेश्चन है बेटा, मानसिक अभिरुचि भी आने। रीजनिंग के जो टॉपिक दिए गए हैं वो तो आपके सारे के सारे पूछेगा, लेकिन मानसिक अभिरुचि के अंदर जो आपके पूरे के पूरे 13 टॉपिक दे रखे वो भी इसी में पूछेगा। लास्ट टाइम पूछा गया था कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में, तो वो भी इस बार पूछने के चांसेस हैं। ये जितने भी टॉपिक है वे सारे के सारे मानसिक अभिरुचि के सारे टॉपिक पूरे 13 मेरे द्वारा पढ़ाए जाएंगे। अभी विगत कांस्टेबल के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे मैं आपको कराऊंगा। उससे ये डेवलप हो जाएगा कि कैसे हमको पढ़ने हैं। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको कोई टेंशन, किसी प्रकार की बेटा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बस आप मुझ पर ट्रस्ट करिए, क्योंकि ट्रस्ट करेंगे तो सारे के सारे टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सीखने को। आप एक एक टॉपिक मेरे साथ बहुत अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, परेशान मत होइए। आगे बात करते हैं बेटा, ये तो हो गया सिलेबस। जैसे मान लो कोई बच्चे का सवाल होगा कि मैं दरोगा बनूं तो उसके लिए मुझे क्या क्या क्राइटेरिया बेटा चाहिए हैं। उसने सबसे पहले फिजिकल एलिजिबिलिटी, मतलब व्यक्ति के अंदर क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी चीज है या नहीं। तो फिजिकल में बेटा दो बातें, क्या मेरी हाइट, फिजिकल में केवल तीन बात, मेरी हाइट, मेरा वजन, चेस्ट, तीन बात। तो जैसे लिखा बेटा हाइट, सबसे पहले इश्यू आता है बेटा हाइट का। तो हाइट जो बेटा मेल के लिए मांगी गई वो कितना मांगी गई, 168। और जैसे मेल आप जनरल से हो बेटा, एससी से हो या ओबीसी से हो, तो मेल के लिए बेटा 168 मांगा गया। और यही बात बेटा फीमेल के लिए बेटा कितना मांगा है, 152। लेकिन आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए मेल है 160 है, और फीमेल के लिए 147। मतलब हाइट आपका मेजर सेक्शन है। अगर आपका हाइट अगर 168 है तो आप जनरल वर्ग से हो, चाहे एससी वर्ग से, चाहे ओबीसी वर्ग से, आपको 168 हाइट तो चाहिए, इससे नीचे नहीं चले। से
आप दिल्ली पुलिस दरोगा दो या जीडी कांस्टेबल दो तो उसमें 170 मांगी जाती है, लेकिन इसमें बेटा कितना 168। कांस्टेबल एग्जाम देंगे तो 168, दरोगा देंगे तब भी बेटा कितना होगा 168। बाकी जो चेस्ट लिखा है तो चेस्ट का हिस्सा केवल बेटा मेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए चेस्ट मायने यहाँ केवल चेस्ट का हिस्सा केवल मेल के लिए बेटा। और देखिए इसमें लिखा होगा 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन, मतलब कि सीधे आपको नापेंगे तो उसमें बेटा 77 तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक एक फिजिकल क्राइटेरिया को पास करना जरूरी है बेटा। तो चेस्ट का बेटा थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा जिम। और लिखा है एक्सपेंड करेंगे तो लिखा ना विदाउट एक्सपेंशन कितना होगा 77, और विदाउट एक्सपेंशन ये दिखा है एसटी के लिए बेटा कितना 75, मतलब जनरल वर्ग से हैं, एससी वर्ग से हैं, ओबीसी वर्ग से हैं तो आपको चाहिए 77, और अगर आप एसटी वर्ग से तो बेटा कितना चाहिए 75। ये विदाउट एक्सपेंशन है। बाकी 5 सेंटीमीटर उसको फिर एक्सपेंशन के साथ 5 और जोड़ लीजिए। यहाँ वेट के लिए तो फीमेल कैंडिडेट मस्ट भी बेटा कितना 40 के जी, महिलाओं का जो वजन होगा वो 40 केजी होगा, और पुरुषों का वजन मिनिमम 50 से ऊपर तो होना ही चाहिए, 50 से ऊपर। जैसे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है बेटा, तो अब फिजिकल में जैसे किसी बच्चे ने रिटन एग्जाम क्रॉस कर लिया है, बाद रिटन होगा, उसके बाद उसका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद जितना बच्चा रनिंग के लिए, तो रनिंग में वो जो रनिंग होगी मेल की, बच्चों को दिक्कत होती है कि मेडिकल आपका जैसे आप जब जाएंगे उसमें देख सबसे पहले वही बच्चा उतरेगा पहले अपना हाइट नापे, तो हाइट हाइट आपका मेडिकल, हाँ उसको आप पीएसटी कह सकते हैं, मतलब बच्चों का कन्फ्यूजन है कि वो उसको पीएसटी कह सकते हैं। हाँ तो कह सकते हैं, मतलब रनिंग से पहले आपकी हाइट वो होगा टीबी। हाँ ठीक है। सही। देखो सबसे पहले बेटा आपका, सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम बेटा क्वालिफाई हुआ, और रिटन एग्जाम के बाद फिर आपका होगा पीएसटी। उस पीएसटी में फिजिकल में कुछ नहीं, आपकी पहले हाइट और वेट मेजर किया जाएगा, हाइट वेट और चेस्ट, हाइट वेट और चेस्ट अगर मेजर होंगे तो उसके बाद आप रनिंग के लिए क्वालिफाइड। पहले आपने रिटन एग्जाम दिया पीएसटी में, तो आपका फिजिकल, पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड, उसमें कुछ नहीं बेटा, आपकी हाइट नापे जाएंगे, जनरल आपका वहाँ मेल में 160 है या, और उसके बाद से आपका चेस्ट नापा जाएगा और वजन किया जाएगा, तब जाके कहेंगे आप रनिंग करने। उसके लिए बेटा अब जो मेल होगा रनिंग उसकी बेटा कितनी 4.8 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, और टाइम बेटा कितना मिनट का। और महिलाओं के लिए बेटा ये रेस बेटा कितना हो जाए 2.4 किलोमीटर, और कितना दिया 16 मिनट के लिए। ठीक है जी, बातें इसमें आगे। पहला और सबसे अहम सवाल है कि सर दरोगा तो मुझे बनना है, क्या मैं बन सकता हूं? तो एज, जैसे किसी बच्चे का सिलेबस पूरा है, हाइट पूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैटर करता है एज, क्या वो बच्चा 21 वर्ष का है या नहीं है। दरोगा बनने के लिए बेटा कम मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष की आयु तो बेटा होनी चाहिए, कम से कम आयु बेटा 21 साल, और मैक्सिमम एज बेटा कितना 28 साल। कम से कम आयु बेटा कितना 21 साल, और मैक्सिमम कितना 28 साल। हालांकि इस बार के बीच में कोरोना काल की वजह से बीच में भर्ती बेटा आई नहीं, तो एज इलेक्शन कुछ बच्चे बेटा जनरल वर्ग के और ओबीसी वर्ग के ओवर एज हो गए, तो उनको 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया है। सबसे बेहतरीन बात तो बेटा यही है इस सरकार की इसमें कि एज रिलैक्सेशन 3 वर्ष का दे रखा है। अगर एज रिलैक्सेशन को हटा दिया जाए, ये मान लीजिए मिनिमम जो एज होगी वो कितना 21 वर्ष, अगर कोई बच्चा 20.5 वर्ष का है तो वो दरोगा भर्ती सकता। दूसरे बच्चों का अहम सवाल आता है कि सर क्या स्ट्रीम हम बीए करें हैं बीएससी करें हैं, तो बीए बीएससी वाले क्या इसमें एलिजिबल? देखो ध्यान से, टू मीट अप द एजुकेशन रिक्वायरमेंट फॉर यूपी पुलिस, सब बकवास बात लिखी होगा। अब बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी स्ट्रीम, अब बैचलर डिग्री का मतलब बेटा चाहे आप बीएससी करे हो हमें उससे कोई इश्यू नहीं, चाहे आप बेटा बीए करें हो किसी भी स्ट्रीम से उससे कोई मतलब नहीं, चाहे बेटा आप बीटेक करें हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, मतलब बीएससी करें हो बीए करें हो यहाँ तक कि एमबीबीएस भी करें हो, किसी भी प्रकार की बैचलर डिग्री बेटा इसमें मान्य होगी, और किसी भी स्ट्रीम से हो और किसी भी यूनिवर्सिटी हो, आप बुंदेलखंड से करें चाहे बीयूज करें, उससे उससे कोई मतलब नहीं। ये बीएससी बीटेक, यहाँ तक कि बच्चों में बड़ा सवाल आ रहा है कि सर तो करें बेटा सर बीएलएड या बीएलएड। पहले बीएलएड को डिग्री नहीं मानते, लेकिन इस वर्ष से डिग्री उन्होंने मानना शुरू किया है। तो चाहे बेटा बीएससी करे हो, चाहे बीए करे हो, चाहे बीटेक, चाहे बीएलएड,
चाहे एमबीबीएस करें, उससे इससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। किसी प्रकार की बैचलर डिग्री इसमें मान, मतलब आयु में देखा जाए तो 21 वर्ष, और ओवर एज देखा जाए तो 28 वर्ष, और अगर डिग्री की बात की जाए तो डिग्री तो हो गई है, और अगर हाइट में बात की जाए तो कम से कम पुरुषों के लिए 168 और महिलाओं के लिए बेटा कितना 152। अगर बेटा वजन की बात की जाए तो महिलाओं में 40 किलो और पुरुषों में कितना 50 किलो। आगे देख, आगे जो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, लिखा है, ये लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये जो भर्ती होगी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा होती है। जैसे सबसे पहले अगर आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद आपका बेटा क्या होगा, फिजिकल टेस्ट, इसे कहते हैं PST वाला, सकते हैं बाद में होगा, PST पहले होगी। रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल, फिजिकल का मतलब क्या होगा, सबसे पहले आपकी हाइट नापी जाएगी, हाइट के बाद आपका बेटा चेस्ट होगा, चेस्ट के बाद बेटा पहले आपका हाइट, फिर आपका चेस्ट, और इसी वेट हो जाएगा फिर आपकी रनिंग। सारे के सारे कैंडिडेट जितने इसमें पास हो जाते हैं बेटा, उसके बाद उनको क्या बुलाया जाता है, मेडिकल टेस्ट के लिए। तब आपने पेपर दिया तो उससे रिटन एग्जाम था, उसके बाद से बेटा क्या हुआ कि आपने टेस्ट में पहले आपकी हाइट मेजर होगी, चेस्ट मेजर होगा, चेस्ट एक्सपेंशन वाला याद है 72 सेंटीमीटर, हाँ 170 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पहले आपकी हाइट मेजर हुई, चेस्ट मेजर हुआ, फिर रनिंग हुई, और जब आपकी रनिंग भी क्वालिफाई होगी तो आपको बुलाया गया बेटा काय के लिए, मेडिकल टेस्ट के लिए। मेडिकल में क्या क्या होगा बाकी बताऊंगा आपको। अच्छा, उसके बाद से फिर बेटा क्या हो जाएगा, और इतना फिर करने के बावजूद फिर आपको फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना पड़ेगा कि फाइनल मेरा चयन हो रहा या अंतिम रूप से, क्योंकि पहला चयन बेटा लिखित परीक्षा में होगा, लिखित परीक्षा के बाद भी आपका मतलब आधा ही काम हो पाता। आगे जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये जो लिखा ये रेस के बारे में लिखा हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ कि फीमेल की जो रेस होगी बेटा 2.4 किलोमीटर की, समय बेटा कितना मिनट होगा, 16 मिनट, ध्यान रखें समय 16 मिनट होगा बेटा। और ये जो मेल होगा बेटा, मेल का रेस बेटा कितना 28 मिनट की, और जो रेस है बेटा कितना 4.8 किलोमीटर, 4800 किलोमीटर। तो ये सब मुंह जुबानी याद करना कि क्या कैसा इसका एग्जाम। जो बच्चों का काफ़ी होता है कि सर मेडिकल में क्या क्या पूछते हैं, हाइट में तो हाइट मेजर कर रही, चेस्ट मेजर कर रही, आखिर मेडिकल में वो बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेडिकल में पास होना बेटा अनिवार्य है, क्योंकि मेडिकल में पास नहीं हो गए तो वो री मेडिकल कर देंगे, री मेडिकल बार बार थोड़ी होगा, वो एक आध बार देखेंगे, बाकी मेडिकल में पास होना बेटा अनिवार्य है। जैसे मेडिकल में पहले क्या होगा, सबसे पहले बेटा आइस टेस्ट, आंखों की दृष्टि देखेंगे, उसमें भी कलर ब्लाइंडनेस, क्या आपको कलर में भेद करना आ रहा है नहीं आ रहा, बहुत ध्यान से। फिर देखेंगे बेटा आई साइट, आई साइट में बेटा आपका विजन देखेंगे, दूर दृष्टिकोण तो नहीं, निकट दृष्टिकोण तो नहीं, आपका विजन, विजन देखना बेटा 6x6 और 6x9 का। ये बात आपको तभी समझ सकती है तो आप चश्मा लगाते हैं, तो फिर आप देख सकते हैं डॉक्टर के पास बता देगा कि विजन बेटा जितना विजन मांगा उतना ही विजन। उसके बाद आपका हियरिंग टेस्ट, कि आप बेहतर ढंग से सुन पा रहे हैं। उसके बाद लगा ड्रग स्क्रीनिंग, ये बहुत काम का, आजकल के नौजवान ड्रग में लुप्त हो रहे हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि कोई बच्चा लुप्त हो और साथ में ड्रग में वो साथ में वो एग्ज़ाम निकाले। इसका ड्रग स्क्रीन अभी टेस्ट प्रारंभ हुआ है। बीपी, ऐसा तो नहीं बच्चा बीपी का मरीज हो, मान लो दरोगा बन गया, रेस रेस लग रही है, वो मरीज हो गया तो फिर बीपी की शिकायत बहुत आ रही है। और ईसीजी होगा, टूथ टेस्ट, कुछ बच्चों के दांत ठीक नहीं होते, आए या ये तो नहीं, दांत का जरूर विशेष ध्यान रखें। पहले से पहले देखना दांतों की सफाई के लेकर। अच्छा, टूथ कहीं टूथ कैविटी तो नहीं है, कोई लग हुआ है तो दांतों का विशेष ध्यान रखें। आइस का, आई साइट का, हियरिंग का, ड्रग का, बीसीजी का, टूथ टेस्ट। सबसे अहम बात जो बच्चों को जन्म से समस्या होती, नौकनी, नौकनी में बच्चों के जो पाँव, वो देखो उनके बीच की जो गैपिंग है, कभी भी आप लोग कैसे देख सकते हैं कि नौकनी तो क्या, उनका मानना अगर नौकनी होगा तो रनिंग करने में समस्या आएगी, तो नौकनी देख, ताकि कुछ लोग समझाते हैं बांध के वो सब ठीक हो, अब अलग मैटर है, पहले चेक कर लेना कहीं नौकनी तो नहीं, किसी फिजिकल डॉक्टर के पास चले जाना। दूसरी बात बेटा फ्लैट फिट, ये जो दोनों समस्या बेटा जन्म से ही है, नौकनी की समस्या और फ्लैट फिट की समस्या बहुत जन्म। आपके पैर का जो गद्दा है उस गद्दे में थोड़ा गैपिंग होनी चाहिए, और फ्लैट फुट होगा तो ये दोनों बातें बेटा रनिंग। और फिर चेस्ट का एक बेटा एक्सरे होगा, और ब्लड टेस्ट हो गया, आपके यूरिन टेस्ट होगा बेटा,
और हैंड्स और लेग, और इस प्रकार के आपके देखें हाथों का इस प्रकार नॉक नहीं पैरों में होता, उसी प्रकार के नॉक आप ही देखें कि आपके जोड़ने नहीं, जैसे मेरे जो नौकनी की समस्या तो नहीं कह सकती, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बाकी आप ये देखना कि इनमें से मेडिकल में आपको मेडिकली फिट होना अनिवार्य है। इट इज मैंडेटरी टू क्वालिफाई ईच एंड एवरी। से रिटर्न निकालना मैंडेटरी है, आपका हाइट निकालना मैंडेटरी है, मतलब कंपलसरी हो गया। रिटर्न कंपलसरी हो गया, आपका हाइट कंपलसरी हो गया, आपका चेस्ट कंपलसरी हो गया बेटा। उसके बाद से जो आपका मेडिकल है वो भी आपकी रनिंग कंपलसरी हो गई। और ये जो आपका ये जो है, इनमें से कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। दांत का विशेष ध्यान रखें, आंखों का विशेष ध्यान रखें, बीपी के मरीज तो नहीं, इनका विशेष ध्यान रखें, हर बात पे विशेष ध्यान रखें, तब जाके आप दरोगा बनेंगे। इसमें और कोई जो मैंने बेसिकली आपको बताया रखा है वो यही बता रखा है कि ये दरोगा की वैकेंसी है। दरोगा का क्या कैसा पैटर्न मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी जो हिंदी का जो हिस्सा है, हिंदी के बारे में मैंने अभी आपको नहीं बताया, मैंने आपको जीएस के बारे में बताया। मैंने बेसिकली आपको बताया और रीजनिंग, तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं, ये मेरी गाइडेंस पढ़ाए जाए। और जो हिंदी है, हिंदी आप अंशुल भैया से संपर्क कर सकते हैं, पूरा का पूरा बताएंगे। और जीएस भैया देख सेक्शन। तो अभी जैसे कांस्टेबल का एग्जाम हुआ 60,244 पदों में, उसमें बुंदेलखंड में सबसे जो बेहतरीन से बेहतरीन परिणाम आया किसी संस्थान से आया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दरोगा वाली भर्ती में बेहतरीन से बेहतरीन बेटा परिणाम आया। बाकी ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। और रही बात बेटा अभ्यर्थियों की, विद्यार्थियों की, तो हम और को विद्यार्थियों को कभी ऐसे ट्रस्ट करना पड़ेगा जैसे आपने किसी बच्चे को हवा में उछाला होगा। हवा में उछलता बच्चा बेटा कभी रोता, उससे यकीन है किसी व्यक्ति को उसे गिरने नहीं देगा। शायद वो नीचे खड़ा व्यक्ति और वो जो बच्चे हैं वो आप हो सकते हैं। आप थोड़ा यकीन करिए, हम आपको गिरने नहीं देंगे। वैसे बेटा मेरी टैगलाइन फेमस है, काश अंशुल वादे के पक्के हैं साहब, एक बार वादा कर दी तो कर दी। और हमारा वादा बेटा ये, आपको वर्दी आके रहें। जो भी हम पढ़ाते हैं सीटों में लिखा होता है होगा हम बनाए, होगा हम मतलब हम पक्का बनाएंगे। विश्वास करिए, आप निराश नहीं होंगे।